क्षमा चाहूँगा, फिर से करेंगे इसको। हालांकि पंक्ति में उल्लास है लेकिन आपकी वाणी में उल्लास लग नहीं रहा है, तो थोड़ा सा उल्लासित होकर केंद्र गीत को। जी, आपको जो फोल्डर मिला है उस फोल्डर के पीछे भी ये गीत है, आप चाहें तो उसको देख के भी उसका पाठ कर सकते हैं। एक बार पुनः करेंगे और जरा उल्लासित स्वर में करेंगे। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। एकता का भाव लेकर हम सदा आगे बढ़ें। एकता का भाव लेकर हम सदा आगे बढ़ें। राष्ट्र के प्रति हो समर्पित राह नित नूतन गढ़ें। राष्ट्र के प्रति हो समर्पित राह नित नूतन गढ़ें। हो सफल जीवन में हम और स्वप्न सब साकार हो। शुद्ध हो मन बुद्धि हम में शक्ति का संचार हो। कल्पना को पंख दो और उड़ने को आकाश दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। कामना हो मन में मानव का सदा कल्याण हो। कल्याण हो। हाथ सेवा को उठे और ना कभी अभिमान हो। सेवा को उठे और ना कभी अभिमान हो। विश्व शांति के लिए तो प्रार्थना हम नित करें। विश्व शांति के लिए तो प्रार्थना हम नित करें। और निराशा दूर कर सबको ही उत्साहित करें। निराशा दूर कर सबको ही उत्साहित करें। प्रेम और बंधुत्व को अपने भीतर वास दो। लास्ट पंक्ति से समाप्त करना इसी से। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो। राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। हृदय को
दीप प्रज्वलन के लिए मंत्र आप बोल रहे बहुत बहुत आभार भाई साहब। थे वो तो है, बोलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर काजल जिंदल, सहायक आचार्य किरोड़ीमल कॉलेज एवं कार्यकर्ता इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, और मैं डॉक्टर राहुल मौर्य, प्रमुख साहित्य समूह इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, इस केंद्र के वार्षिक उपक्रम भारत मंथन 2023 में आए हुए सभी अतिथियों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रबुद्धजनों एवं बंधु भगिनियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली एवं नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ सूचनाओं की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। कृपया पहली पंक्ति को छोड़कर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आज के हमारे अतिथियों को सुविधा रहे। आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम में पूरा दिन उपस्थित रहने की कृपा करें। आवश्यक ना हो तो कार्यक्रम के बीच में उठकर ना जाएं। कृपया सभी अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लें, अन्यथा उनको साइलेंट पे लगा लें। सभी से आग्रह है कि परिचय मुद्रिका को अपने गले में धारण करें तथा कार्यक्रम के समापन तक डाले रहें। अपनी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से करने हेतु मैं फाइनल ईयर की छात्रा बहन आस्था थपलियाल जी और ग्रेजुएशन की छात्रा आकांक्षा थपलियाल जी को आमंत्रित करती हूँ। बहन आस्था जी और आकांक्षा जी। नमस्कार स्थिति। तुषारहार धवला या शुभस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधीतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद बहन आस्था जी और आकांक्षा जी। अब हमारे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के आईटी और मीडिया समूह के प्रमुख श्री मनोज जी से आग्रह है कि वे अपने केंद्र के परिचय हेतु चलचित्र सभी के समस्त स्क्रीन पर प्रस्तुत करें। श्री मनोज जी।
और अध्ययन एक अद्भुत क्रम विकास पाने। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, प्रशासक, शोध छात्र, पत्रकार, व्यवसायिक, उद्यमी, कार्मिक तथा समाज के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करने की मानसिकता वाले संवेदनशील व्यक्तियों ने मिलकर अपने समय और युग के जूझते सवालों पर विचार करना प्रारंभ किया। ये वो सवाल होते हैं जिनको लेकर समाज की सोच में अनिश्चय, भ्रम और असमंजस बना रहता है। समाज इनको सही तौर पर समझना चाहता है और इस समझ के लिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। अध्ययन सकारात्मक सोच युक्त होने पर समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण का निश्चित आश्वासन होता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अध्ययन की इसी गरिमा के साथ अपने समय के परिसर के सवालों, दबावों और तकाज़ों से घिरे समाज तथा विश्वग्राम की महत्वाकांक्षाओं से जूझते समाज से जुड़े सवालों का अध्ययन करता है। केंद्र की योजनाओं में साहित्य निर्माण, समाचार पत्र विवेचना, शोध अध्ययन, मीडिया प्रस्तुतियों का अध्ययन निर्धारित है। इस कार्य के लिए अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाता है तथा विषय विशेष में प्रशिक्षण हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। अध्ययन केंद्र की कार्यप्रणाली उदार है। विषय के अधिकारी विद्वान समाज और जीवन से जुड़े सवालों का गंभीर अध्ययन करते हैं और अपने निष्कर्षों को केंद्र के सामने रखते हैं। अध्ययन केंद्र में विषय पर परिचर्चा की जाती है और विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अल्पसंख्यकवाद और राजनीति, दलित विमर्श, भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, श्री राम जन्मभूमि, न्यायालय, राजनीति या आस्था, नव साम्यवाद एवं राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशभक्ति जैसे विषयों पर अध्ययन केंद्र के निष्कर्षों पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में युवा समाज निर्माण में भूमिका इस विषय पर छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा आलेखों के प्रस्तुतिकरण की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इसके समापन सत्र में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा की प्रखर और प्रेरक अध्यक्षता रही। डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर मीनाक्षी लेखी के ओजस्वी शब्दों ने विषय की गंभीरता और सार्थकता पर आयोजकों और प्रतिभागियों की सराहना की तथा युवाओं में राजनीतिक समझ जगाने की आवश्यकता भी बताई। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत और चयनित आलेखों तथा अपने अध्ययन के निष्कर्षों के संकलन को इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र पुस्तक के रूप में आपके समक्ष पूरी विनम्रता से प्रस्तुत कर रहा है। जेएनयू और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सभागार में भारत मंथन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश भर के 11 विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं, छात्रों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर राणा प्रताप जी ने की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने सारगर्भित ज्ञानपूर्ण वक्तव्य में भारत की अतुल्य विशेषताओं का वर्णन किया। कार्यक्रम में प्राप्त सभी प्रपत्रों का इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में मूल्यांकन गतिमान है। मूल्यांकन के पश्चात इसे भी एक पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने समाज और राजनीति की बनावट में उभरने वाले दलित विमर्श के अध्ययन कार्य को शुरू किया। इस विषय के साथ जुड़े तथ्यों, सत्यों को पहचान कर इस मुद्दे के सरमायादारों की सोच को थामने का प्रयत्न भी किया। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा दलित चिंतन, एक सकारात्मक पहल नामक विषय पर एक प्रेरक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री
अमर शंकर सावले जी एवं श्रीमान भीखूराम जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सम्मानित अतिथि गणों द्वारा अनुसूचित जाति पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक समाज के तथाकथित दलित कहे जाने वाले भाग, जिसे संविधान ने अनुसूचित जाति कहा है, का तथ्यों के आधार पर वर्णन किया है। भारतीय महापुरुष समाज के तथाकथित पिछड़े हुए वर्ग को किस दृष्टि से देखते थे तथा उनके उत्थान के लिए समय समय पर किए गए प्रयासों का अलग अलग आलेखों के माध्यम से उल्लेख किया गया है। आलेखों का उद्देश्य उत्पत्ति आदि के विवादों पर चर्चा न कर वास्तविकता और व्यवहारिकता पर केंद्रित रहना है।
हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि अपने मध्य सभी अतिथिगण उपस्थित हैं। मैं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख श्रीमान विनोद शर्मा विवेक जी से आग्रह करता हूं कि सभी अतिथियों के साथ मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कराते हुए आसन ग्रहण कराएं। श्रीमान विनोद शर्मा विवेक जी। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवाङ् एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् ॐ शान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद सोनिया जी। सभी अतिथियों का आसन ग्रहण करने पर बहुत बहुत स्वागत है। अब अतिथि परिचय की श्रृंखला में हमारे मध्य प्रोफेसर गीता भट्ट जी उपस्थित हैं, जो एनसी वेब की निदेशक हैं तथा इस कार्यक्रम में एनसी वेब की ओर से हमारी होस्ट हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट जी 2 कार्यकाल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सदस्य रही हैं। आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन योजना के लिए विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया है। आप कई कॉलेजों के शासी निकाय में यूजीसी नामांकित सदस्य हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न समितियों में सदस्य भी हैं। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं और 3 पुस्तकों का संपादन किया है। आप अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के अधिकारों पर लिखी पुस्तक की प्रधान संपादक भी रही, जिसे मुस्लिम महिला अधिनियम संसद में पेश किए जाने पर कानून मंत्री द्वारा उद्धृत किया गया था। वर्तमान में आपके अनुसंधान के क्षेत्र एकीकृत प्रकाशिकी और सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जैविक फोटोवोल्टिक्स हैं। आपने कई शोध पत्रों के साथ साथ लोकप्रिय लेख भी लिखे हैं। आप राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीवी पैनलिस्ट भी हैं। वर्ष 2014 में आपको दिल्ली सरकार की ओर से मेधावी शिक्षक पुरस्कार मिला। आप 2018 में श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास नई दिल्ली से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2019 में सक्षम वेलफेयर ट्रस्ट उत्तर प्रदेश से प्रेरणा प्रतिभा सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। आपके स्वागत हेतु मैं डॉक्टर सुमन स्वामी जी और डॉक्टर रोशन लाल जी से आग्रह करती हूँ कि वे अंगवस्त्र, श्रीफल, केंद्र साहित्य व पंचांग प्रोफेसर गीता भट्ट जी को भेंट करते हुए उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुमन स्वामी जी, रोशन लाल जी।
आप सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। इस संगोष्ठी में हमारे सहयोगी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। आपकी कई पुस्तकें जैसे राष्ट्रवाद का आर्थिक आयाम, शिक्षा का भारतीयकरण, महिला एवं मानवाधिकार एक अध्ययन, साविद्या या विमुक्ति प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति नंगला चंद्रभाल मथुरा द्वारा प्रकाशित समग्र दृष्टि की 10 विशेष समीक्षाओं का संपादन किया है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और संपादित पुस्तकों में आपके 50 से अधिक प्रकाशन हैं। आपके पास विभिन्न शैक्षणिक जिम्मेदारियां हैं। आप सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। इसके अलावा आप माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश अध्ययन बोर्ड, राजनीति विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के सदस्य भी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर वेणुगोपाल जी और पूजा जी से आग्रह करती हूँ कि अंगवस्त्र, श्रीफल, केंद्र साहित्य व पंचांग प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को भेंट करते हुए उनका स्वागत करें। वेणुगोपाल जी, पूजा जी, स्वागत में करतल ध्वनि से सभी सहयोग दें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस संगोष्ठी के हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एन.सी. गुप्ता जी हैं। प्रोफेसर एन.सी. गुप्ता जी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर हैं। आप यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज़ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। आप केमिकल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी दिल्ली की ऊर्जा और बायोमास रूपांतरण प्रयोगशाला के साथ पोस्ट डॉक्टरल फेलो और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली के रेडियो और वायुमंडलीय विभाग प्रभाग के शोधकर्ता भी रह चुके हैं। आपके पास 32 से अधिक वर्षों का शिक्षण एवं शोध कार्यों का अनुभव है। आपने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला और वायु तथा जल विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने ऊर्जा, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, कार्बन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि विभिन्न क्षेत्रों के 150 से अधिक शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण किया है। आपने एनटीपीसी, आईपीजीसीएल पावर प्लांट्स, लार्सन एंड टुब्रो, नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन और अन्य प्रमुख शोध परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता का कार्य किया है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। वर्तमान में आप कार्बन कैप्चर के माध्यम से थर्मल पावर उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन पर 3.7 मिलियन यूरो की बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा भी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमान विकास शर्मा जी और श्री तरुण गर्ग जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं तथा अंगवस्त्र, श्रीफल, केंद्र साहित्य व पंचांग भेंट करते हुए प्रोफेसर एन.सी. गुप्ता जी का स्वागत करें।
हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि कार्यक्रम के इस सत्र की अध्यक्षा प्रोफेसर रजनी अब्बी जी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 1983 में मिरांडा हाउस से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक करने के बाद आपने विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से कानूनी शिक्षा प्राप्त की। आप LLB और LLM दोनों में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। आपने 2003 में विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में PhD पूरी की। वर्तमान में आप 2005 से लॉ सेंटर 2 फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आप सन 2012 से चीन में के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। आपने लगभग 10 PhD छात्रों और 20 से अधिक LLM शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण किया है। आपने कॉरपोरेट, वाणिज्यिक और व्यावसायिक कानूनों पर विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं। आपने विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संभाला है, जिनमें से प्रॉक्टोरियल बोर्ड सदस्य, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सदस्य अकादमिक परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय उल्लेखनीय हैं। विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अलावा आपने 2011-12 में दिल्ली मेयर का कार्यभार भी संभाला है। आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपका परिचय कराना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अब मैं प्रोफेसर सुनील कश्यप जी और अपर्णा जी से आग्रह करती हूँ कि वे अंगवस्त्र, श्रीफल और केंद्र साहित्य व पंचांग भेंट करते हुए प्रोफेसर रजनी अब्बी जी का स्वागत करें। स्वागत में करतल ध्वनि से आप सभी सहयोग दें। परिचय की अगली श्रृंखला में हमारे लिए अति हर्ष का विषय है कि अपने मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक एवं चिंतक श्रीमान अजय कुमार जी भाई साहब उपस्थित हैं। श्रीमान अजय कुमार भाई साहब जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से BSc की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करने हेतु अपना घर त्याग कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। आप दिल्ली प्रांत के अनेक विभागों में प्रचारक रहे तथा हिमाचल प्रांत में प्रांत सेवा प्रमुख के दायित्व का भी निर्वहन किया है। वर्तमान में आप अखिल भारतीय बौद्धिक टोली के सदस्य होने के साथ बौद्धिक शिक्षण प्रमुख उत्तर क्षेत्र, जिसमें 5 राज्य शामिल हैं, दिल्ली, वर्तमान में वो जो 6 हो गए हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप हमारे प्राचीन ग्रंथ और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के मर्मज्ञ हैं। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र भाई साहब के मार्गदर्शन एवं शिक्षण में निरंतर राष्ट्र सेवा की ओर अग्रसर है। भाई साहब जी के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर मुकुल शर्मा जी और डॉक्टर मनीष सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएँ, अंगवस्त्र, श्रीफल, केंद्र साहित्य व पंचांग भेंट करते हुए भाई साहब का स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है कि करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। भारत मंथन की यह संगोष्ठी तथा इससे पूर्व भी कई संगोष्ठी जिनके कुशल मार्गदर्शन में फलीभूत हुई हैं, ऐसे हमारे श्रीमान विनोद कुमार शर्मा विवेक जी हम सब के मध्य उपस्थित हैं। आप भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं तथा वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के
विभिन्न दायित्वों का आप निर्वहन कर चुके हैं तथा वर्तमान में आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख हैं। केंद्र आपके कुशल नेतृत्व में दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा राष्ट्र निर्माण में समर्पित है। भाई साहब जी का बहुत बहुत स्वागत है। सभागार में उपस्थित सभी से भी निवेदन है कि करतल ध्वनि से आप भी भाई साहब का स्वागत करें। परिचय की दृष्टि से कुछ अन्य विशिष्ट अतिथि व प्रबुद्ध जन जो यहाँ उपस्थित हैं, हमसे छूट गए हैं, उनके परिचय एवं भारत मंथन कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने हेतु श्रीमान विनोद कुमार शर्मा विवेक जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ, परिचय तथा भारत मंथन की जानकारी से हम सभी को अवगत कराएं। मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर NC गुप्ता जी, प्रोफेसर पवन जी, प्रोफेसर गीता भट्ट जी और माननीय अजय कुमार जी, सभी उपस्थित विद्वतजन, आज की इस गोष्ठी में मंचीय परिचय तो कुछ हुए हैं कि कुछ महानुभाव अपने इसमें जो उद्घाटन सत्र है इसमें उपस्थित है। मैं अपना दायित्व समझता हूं कि उनका भी एक बार यहाँ मंच से परिचय हो जाए। अपने मध्य में श्रीमान उत्तम जी उपस्थित हैं। श्रीमान उत्तम जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के सह प्रांतीय कार्यवाह के नाते से आपके पास दायित्व है। आपका निवास पूर्वी दिल्ली में है और आप व्यवसायी हैं। अपने बीच में प्रोफेसर अवधेश जी जॉइंट प्रोक्टर अपने बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अपने मध्य में डॉक्टर मालती जी भी उपस्थित हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत करें। डॉक्टर मालती जी का भी हमें इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारे केंद्र से जुड़ी हुई एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। अपने बीच में प्रोफेसर मनोज खन्ना जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मनोज खन्ना जी, अपने बीच में कुछ जो केंद्र से जुड़े हुए हैं उनका परिचय भी जो वरिष्ठ हैं जिनके पास कोई दायित्व है, ऐसे ही अपने प्रोफेसर राकेश पांडे जी अपने बीच में उपस्थित हैं। अभी जिन्होंने अपने अध्यक्षीय का स्वागत किया, ऐसे प्रोफेसर सुनील कश्यप जी अपने बीच में हैं। ये अपने बैठक प्रमुख के नाते से दायित्व है। ऐसे ही 2 बैठक प्रमुख रहते हैं जो पूरे इस केंद्र की गतिविधियों को देखते हैं। उनमें से डॉक्टर मोनिका जी अपने बीच में उपस्थित हैं। अच्छा, बाहर व्यवस्था में रही होंगी तो इसलिए वो भी हैं। और श्रीमान तरुण जी उधर, ये भी आप केमिकल का व्यवसाय है। और आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में स्वागत और अभिनंदन। ये जो भारत मंथन है इसके बारे में अगर इसको कहा जाए तो इसका प्रारंभ 1917 में, जैसे कि हम सीडी में देख रहे थे, जो चलचित्र चल रहा था उसमें केंद्र का परिचय तो आया है, लेकिन इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र राष्ट्र और समाज के संस्कृति और राष्ट्रीय विचारों को पुष्ट करने के लिए बहुत सारे आयामों पर गतिविधियां करता रहता है। उसी में से एक गतिविधि जो है ये भारत मंथन रहती है। जब हम विचारों की बात करते हैं
तो कुछ बिंदु मेरे को विचारों से संबंधित कि उनका प्रभाव या उनका क्या महत्व रहता है, उस पर कुछ मैंने थोड़ा सा कल विचार किया, तो वो आपके समक्ष रखता हूँ। फिर इस भारत मंथन की पीछे कितने कार्यक्रम रहे उसकी जानकारी देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो एक विचार होता है उसकी जो प्रचंड शक्ति है वो असीमित, असीम, अमर्यादित और ये कहना चाहिए कि अणु शक्ति से भी ज्यादा प्रबल होती है, क्योंकि सारा ही खेल विचारों का है ना। विचारों का ही पूरे संसार भर में इस समय जिसको कहते हैं नैरेटिव सेट होने में भी विचारों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और जो विचार घनीभूत होकर किसी संकल्प का रूप धारण कर लेते हैं, तो ये सोचिए कि प्रकृति स्वयं, जो प्रकृति के नियम हैं, उनसे व्यतिरिक्त होकर भी उसको मार्ग प्रशस्त कर देती है, या ये कहें कि वो प्रकृति भी उसके अनुकूल बन जाती है, ऐसा मेरा मानना है। मनुष्य जिस तरह से विचारों को प्रशय देता है, उसका वैसा ही हाव भाव, रहन सहन ही नहीं तो उसके शरीर में जो तेज मुद्रा आदि है वो भी बन जाते हैं। यानी कि मनुष्य का चरित्र निर्माण भी उन विचारों के माध्यम से बनने लगता है। और सीधी सी बात है, जहां सद्विचारों की प्रचुरता रहेगी तो वहां पर वातावरण भी वैसा ही निर्माण हो जाता है। हम इस बात को जानते हैं और हमने बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी भी होंगी अपने ग्रंथों में कि जब ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित होकर हिंसक पशु भी सब एक साथ मिलकर पानी पीने लग जाते हैं, ये भी उनके सत्य और विचारों की महानता ही रहती है। बहुत सारे साहित्यकारों में के अनुसार भी बहुत सारे विद्वानों के बारे में, विचार के बारे में जो कुछ कहा है वो कुछ संदर्भ में आपके सामने रख रहा हूं कि संसार में जो भी कुछ हम देखते हैं या जो भी कुछ दृष्टिगोचर है हमें, वो सब विचारों का ही मूर्त रूप है, ऐसा मानता है। या हमने आज तक जो भी कुछ किया है या कर रहे हैं या आगे भी कुछ करेंगे, वो सब विचारों की ही परिणति है, उसी का ही परिणाम है। यानी कि यह कहना चाहिए कि हर क्रिया का जो संचालक जो है वो विचार ही होते हैं। बिना विचार के कोई कार्य संभव ही नहीं है। आप विचार करेंगे तो किसी कार्य को करेंगे ना। किसी कार्य की प्रेरक होने की, कार्य की सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई, उसकी उच्चता, उसकी निम्नता के हेतु मनुष्य के अपने विचार ही होते हैं। किंतु विचार जैसे होंगे सृजन भी वैसा ही होता है। ये विचारों के बारे में बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा है। यानी कि ये कहना चाहिए कि जो विचार है वो वास्तव में किसी भी कर्म का जो प्रसाद है, महल है, उसकी नींव होता है। विचारों का प्रभाव अद्भुत है। ये विचार ही है जो विचार अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए प्रेरित करता है, नरेंद्र को विवेकानंद बना देता है। वो विचार ही तो है। चिंतन मनन के बाद ही विचार हमारे आचरण का रूप भी ले लेता है। विचार का अद्भुत प्रभाव रहता है। वो मनुष्य के उठने का और उसके पतन का कारण भी विचार ही बनता है। और ये कहना चाहिए कि विचार से समाज और राष्ट्र जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। ये विचारों के कारण ही संभव होता है। और जैसा मैंने कहा कि भाई एक विचार अर्जुन को रण क्षेत्र छोड़ने के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है, और वहीं जब भगवान श्री कृष्ण उस विचार को उसके अंदर करते तो उन चमत्कारी विचारों के प्रभाव के कारण ही अर्जुन गांडीव भी उठा लेते हैं। वो विचारों के परिवर्तन के कारण ही दोनों चीजें संभव है। और इस अंत में यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विचारों
पर कठोर से कठोर शासन हो या सख्त से सख्त कानून बना लिए जाएं तो भी उसको पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति का उपयोग ही व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्ट विचार की शक्ति राष्ट्र जीवन के जिस दिशा में जितनी मात्रा में लगाना प्रारंभ कर देंगे, शायद उतनी सफलता हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और शायद इन्हीं बातों को देखकर, इन्हीं विचारों के परिवर्तन को देखकर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने अपने वार्षिक कार्यक्रम में ये जो विचारों का वास्तव में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसके मंथन की दृष्टि से भारत मंथन करके एक वार्षिक कार्यक्रम को श्रृंखला हम वर्ष में एक बार ऐसा करते हैं, जिसके अंदर हम पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मनाते हैं। 2018 में ये शुरू हुआ। सबसे पहला हम युवाओं को टारगेट किया था, तो उसमें युवा समाज निर्माण में भूमिका, जैसा कि हम चलचित्र में भी देख रहे थे, ऐसा एक विषय लेकर हंसराज कॉलेज के अंदर ये हमारा पहला कार्यक्रम भारत मंथन का रहा। उसमें जैसे युवा और परिवार, युवा और शिक्षा, देशभक्ति, राजनीतिक जीवन शैली, इस प्रकार के विषय उस समय लिए गए। फिर 2019 में जेएनयू के संस्कृत प्राच्य विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हमने ये कार्यक्रम वहाँ पर किया है। उसमें भारतीय जीवन दर्शन, संस्कृत और व्यवहार, ऐसा भारतीय जीवन दर्शन जो है, आदर्श मूल्य व्यवहार क्या हो, जीवन का लक्ष्य, सफल जीवन और सार्थक जीवन कैसा हो, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, पुरुषार्थ चतुष्ट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ऐसे ही आश्रम चतुष्ट वर्तमान उनकी प्रासंगिकता क्या है, इस प्रकार के विषयों को लेकर हमने पेपर प्रेजेंट के लिए आमंत्रित किए थे। ऐसे ही 2020 में फिर वही जेएनयू के साथ कुछ विषय लिए, जिसके अंदर नारी सशक्तिकरण, उसकी दशा और दिशा, भारतीय चिंतन की दृष्टि से पर्यावरण का, सनातन हिंदू चिंतन, उसमें यह दृष्टिकोण और समाधान क्या है, ऐसे ही चराचर जगत में भारतीय दृष्टि, परिवार की संकल्पना, इस प्रकार का विषय, भारतीय चिंतन, उस प्रकार का विषय भी उस समय लिया गया। भारत की पहचान के मान बिंदु ऐसे कुछ रहे। ऐसे 2021 में भी फिर भारतीय ज्ञान की विज्ञान परंपरा, मानवीय बिंदु, जिसमें राज्य और न्याय व्यवस्था में भारतीय चिंतन कैसा होना चाहिए, सब भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर ही कुछ विषय रखे गए। जैसे अर्थव्यवस्था है, भारतीय परंपराएं हैं, सृष्टि है, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, भौतिकी, इन सबको भारतीय चिंतन में किस प्रकार देखा गया, इस प्रकार के विषय रहे। 2022 में पिछले वर्ष भी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि स्वराज का अमृत महोत्सव था, तो उसी के कुछ उप विषय लेकर कुछ पेपर प्रेजेंट के लिए बुलाया गया, जिसमें स्वराज आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका है, भक्ति आंदोलन है, और लोक परंपराओं का स्वराज आंदोलन में क्या किस प्रकार का योगदान रहा, ऐसा है। यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनी आई, उनका आर्थिक प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ा, उस प्रकार के विषय रहे। और सतत संघर्षशील स्वतंत्रता के गुमनाम वीर और वीरांगनाएं कौन कौन थी, उस प्रकार के भी कुछ रिसर्च पेपर ऐसे मंगाए गए। और उसी श्रृंखला में आज का ये भारत मंथन 2023 भी शुरू हुआ है। उसकी जानकारी उसके पीछे रखने का हेतु क्या रहेगा, तो जो आगे बोलने वाले गीता जी उसके बारे में विषय बताएंगे, क्योंकि उनके साथ भी मिलकर हमने ये विषय दिया है, तो उसके पीछे का क्या हेतु रहा रखने का, वो उनसे हमको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप प्रोफेसर गीता भट्ट जी से निवेदन है कि भारत मंथन कार्यक्रम के की नोट से हम सभी को अवगत कराएं। प्रोफेसर गीता भट्ट जी। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत मंथन में उपस्थित सम्मानित मंच, उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रही माननीय प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, आज की उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि
प्रोफेसर NC गुप्ता जी, उद्घाटन सत्र में जिनका हमें सानिध्य मिल रहा है, बौद्धिक शिक्षण प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय श्री अजय कुमार जी, श्री विनोद शर्मा जी, प्रोफेसर पवन शर्मा जी और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आप सभी का इस संगोष्ठी में स्वागत एवं अभिनंदन। यह बड़े मेरे लिए हर्ष की बात है कि मुझे आज इस उद्घाटन सत्र में बीज वक्तव्य देने का अवसर मिला है। पिछले कई दशकों से, या हम यह कह लें कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, भारत को एक वैश्विक दृष्टि से देखा जा रहा था, और जो यह वैश्विक दृष्टि थी उसकी जो पहचान थी, भारत की जो पहचान थी, वह पश्चिमी देशों की दृष्टि पर आधारित थी। और यह भी कहना ही पड़ेगा कि यह जो पश्चिमी देशों की दृष्टि थी, वह दृष्टि कहीं न कहीं औपनिवेशिकतावाद के चश्मे से देखी जा रही थी। परंतु 21वीं शताब्दी आने के बाद, जब विश्व में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश, विकसित माने जाने वाले देश, और जो ऐसे देश जो सैन्य शक्ति से स्वयं को बाहुबली समझने लगे थे, इन देशों ने भौतिकतावाद और प्रकृति के दोहन से और एक अपनी, जिसे कहें कि सुप्रीमैसिस्ट एटीट्यूड, वर्चस्ववादी सोच के कारण समूचे विश्व के सम्मुख अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी, अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। और ऐसे प्रश्नों और खतरों को जब वैश्विक शांति और खुशहाली के लिए जब उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया, तो यह बात बड़ी स्पष्ट होती है कि भारतीय सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर ही हम यह कह सकते हैं कि वैश्विक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने की हमें संभावनाएं आज दिख रही हैं। यह एक बड़ा प्राकृतिक स्वभाव है कि हर कोई यह चाहता है कि उसका प्रभाव वह बढ़े, उसका इन्फ्लुएंस बढ़े। वो प्रभाव आपका किसी व्यक्ति पे हो सकता है, समाज पे हो सकता है, देश पे हो सकता है। हर कोई अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है, परंतु जब इस प्रभाव को वर्चस्व के रूप में देखा जाने लगता है, तो उस समय अगर हम देखें तो पूरा विश्व जो है वह शोषित और शोषक ऐसे देशों के बीच में बंट जाता है। एक ब्रिटेन के बड़े जाने माने इतिहासकार हुए आर्नल्ड टॉनीबी। आर्नल्ड टॉनीबी ने लगभग 12 जो सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन किया, और उस अध्ययन से उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि जब दुनिया का इतिहास जो लिखा जाएगा, वह इतिहास ना राजाओं के आधार पर लिखा जाएगा, ना रानियों के आधार पर लिखा जाएगा, ना ही साम्राज्यों के आधार पर लिखा जाएगा। यह इतिहास जो लिखा जाएगा वह सभ्यताओं के आधार पर लिखा जाएगा, सिविलाइजेशंस के आधार पर लिखा जाएगा, इन सभ्यताओं की संस्कृति के आधार पर लिखा जाएगा। और साथ ही इन संस्कृति, यह जो संस्कृतियां हैं उनका दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, और उनकी वैश्विक दृष्टि क्या है, इसके आधार पर पूरे विश्व का इतिहास लिखा जाएगा। अगर हम भारतीय सांस्कृतिक विचार देखें, जो मूल सोच देखें, तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय विचार एक समावेशी विचार है, बहुत उदार विचार है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसके तक पहुंचने के जो मार्ग हैं वह मार्ग अनेक हैं। एक ऐसा विचार जो पूरे विश्व को परिवार मानता है। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था, ऐसे समय में जर्मनी ने यूएसएसआर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और वह आक्रमण साइबेरिया के एरिया में किया, जहां पोलैंड के बहुत सारे लोग वहां रूस में काम कर रहे थे। उस समय बहुत से ऐसे पोलैंड के नागरिक थे जो मारे गए, और उस युद्ध की पूरी प्रक्रिया से बचने के लिए बहुत सारे पोलैंड में रहने वाली महिलाएं और बच्चे थे, लगभग 1000 के करीब बच्चे थे,
बच्चे और महिलाएं जो वहाँ से भागे और पूरे विश्व भर में उन्होंने किसी न किसी देश के आगे हाथ फैलाए कि उनसे शरण मांगी कि हमें अपने यहाँ रहने का स्थान दें। आधे से ज़्यादा विश्व को घूमकर वह भारत तक पहुँचे, किसी देश ने उन्हें शरण नहीं दी। और जब वो भारत पहुँचे तो ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें मना कर दिया कि हम आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसे में भारत की एक रियासत नवानगर के जो राजा थे दिग्विजय सिंह जी, उन दिग्विजय सिंह जी को जब इस बारे में पता चला कि 1000 ऐसी महिलाएं और बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, बड़े दिनों से भूखे हैं और कई इस यात्रा में ही जिनका देहांत हो गया, तो उनके अंदर बहुत मर्म जागा और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा कि आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनका पूरा खर्चा उठाऊंगा। और ऐसे दिग्विजय सिंह जी ने नवानगर में उनके लिए कैंप लगाए, क्योंकि वह पोलैंड के रहने वाले थे, वो शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। यह ध्यान में रखते हुए उन्होंने खास करके गोवा से खानसामों को बुलाया, उन सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको विद्यालय में उनका दाखिला कराया और उन्हें कहा कि आप कभी ना ये समझें, क्योंकि उनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता नहीं रहे थे, कि आप ऐसा कभी ना समझें कि आपके सर पे किसी का हाथ नहीं है, मैं आपका बापू हूँ। और ऐसा करते करते पूरे 9 वर्ष तक ये लगभग 1000 पोलैंड में रहने वाले जो महिलाएं और बच्चे थे वो 9 वर्ष तक भारत में रहे। और जब युद्ध समाप्त हुआ और पोलैंड में स्थिति ठीक हुई, वहाँ किसी सरकार का गठन हुआ, उसके बाद यह सभी अपने देश वापस चले गए। अगर आप आज भी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो जाएंगे तो वहाँ आपको महाराजा के नाम से चौक मिलेंगे, पार्क मिलेंगे, और भारत से जो वापस गए बच्चे थे, जो कि उनमें से कई जो है बहुत बूढ़े भी हो चुके होंगे, उन्होंने मिलकर वहाँ कई सारे स्कूल राजा जी के नाम से खोले हैं। और आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप उन स्कूल के अंदर जाएंगे, उन विद्यालयों में जाएंगे, तो उन विद्यालयों के कमरों के अंदर भारतीय जो हिंदू समाज के देवी देवता हैं उनके चित्र अंकित हैं। उनकी पूरी जो हमारे शास्त्रीय संगीत और जो कला है उसको पूर्ण रूप से वहाँ दीवारों पर उद्धृत किया गया है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जब भारतीय बहुत सारे विद्यार्थी थे जो वहाँ फंसे हुए थे और उनको वहाँ से निकालने की बात आई, तो आज भारत की जो विश्व में छवि है उसके आधार पर बीच में युद्ध विराम कर दिया गया ताकि वहाँ से उन विद्यार्थियों को निकलने में आसानी हो। और ऐसे समय में जब वहाँ से उन विद्यार्थियों को निकलना था तो कौन सा देश था, और भी देशों ने जो है उनकी मदद करी। पोलैंड ने आके कहा कि हम कोई भी वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ भारतीय बच्चों के लिए, सिर्फ भारतीय बच्चों के लिए हम कोई वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखेंगे और वो हमारे देश से होकर अपने देश वापस आ सकते हैं। और जब यह घटना पता चली तो आपको ये बड़ा सुखद आश्चर्य भी होगा कि जो नवानगर के आज जो दिग्विजय सिंह जी के जो पड़पौत्र हैं, उन्होंने पोलैंड के राजदूत के द्वारा वहाँ की सरकार को पत्र लिखा, उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि अगर आज महाराजा जी जिंदा होते, जीवित होते, तो बहुत ही प्रसन्नता होती कि भारत के और पोलैंड के जिस प्रकार के आत्मीय एक तरह से जो पारिवारिक संबंध हैं उनका आदर पोलैंड की सरकार ने आज 21वीं शताब्दी में भी किया। ये घटना अपने आप में यह दर्शाती है, ये बताती है कि जो भारत की जो उदारवादी सोच है, जो सबको साथ लेने की सोच है, उस सोच के कारण आज पूरे विश्व भर में हमारे समक्ष ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि हर कोई आज भारत को एक बिग ब्रदर की तरह नहीं, एक एल्डर ब्रदर की तरह उसकी तरफ देखता है। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा है, हम सभी जानते हैं, वहाँ खाद्य पदार्थों को लेकर, दवाइयों को लेकर किस प्रकार की बहुत बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। ऐसे में भारत ने उनको आर्थिक सहायता देने का अपना निर्णय लिया और उनको $4 अरब की वित्तीय सहायता दी, और वो भी बिना किसी ब्याज के। तो एक पड़ोसी देश का किस प्रकार से ध्यान रखना है, यह
बहुत कुछ भारतीय संस्कृति और विचार के विषय में हम सभी के सम्मुख और पूरे विश्व भर के समक्ष इस बात को रखता है। स्वतंत्रता के पश्चात हम सभी को ये ज्ञात है कि ऐसा हुआ कि जो खाने की एक बहुत बड़ी समस्या उस समय देश के सामने थी और खाद्य पदार्थों की बहुत कमी थी। गेहूं भी इतना नहीं हो रहा था कि पूरे देश का पेट भरा जा सके। ऐसे समय में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी 60 के दशक में, तो उन्हें स्वयं अमेरिका जाके अमेरिका से यह गुहार लगानी पड़ी, उन्हें आग्रह करना पड़ा कि आप जो है हमें गेहूं भेजें, और उसके लिए अमेरिकन सरकार तैयार हो गई और गेहूं आने भी लगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसकी भारत सरकार ने बहुत निंदा करी, और उस निंदा को देखते हुए अमेरिका ने निर्णय लिया कि हम गेहूं भारत को नहीं भेजेंगे। ऐसे में जब अमेरिकी सरकार को बताया गया कि यह जिस प्रकार की निंदा भारत ने की है, ऐसी निंदा तो वेटिकन से पोप के द्वारा भी करी गई है और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा भी करी गई है, तो वहाँ के प्रशासन की जो सोच थी वो यह थी कि नाइदर द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल नॉर द पोप नीड्स अवर व्हीट बट इंडिया नीड्स इट। तो एक ऐसी सोच के कारण फिर बाद में उन्होंने भेजना शुरू किया, लेकिन वो इतना कम मात्रा में आता था कि उसको लेकर एक तरह की जो है शिप टू माउथ एक कॉइन टर्म हो गया, कि इतना थोड़ा आता था कि जैसे ही जहाज पहुंचता था वो सीधे लोगों के जो है जी, वैसे ही उनके मुंह में पहुंच जाता था। तो इस प्रकार एक जो शिप टू माउथ है, ये कॉइन आज भी बहुत सारे जो लोग शोध करते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। परंतु आज हम यह कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में हम गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, और जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट वर्ष इसको घोषित किया है, उस मोटे अनाज को भारत सरकार के द्वारा श्री अन्न कहा गया है, जिसके कि हम सबसे बड़े जो है पूरे देश भर में उत्पादक हैं। तो आज का जो परिदृश्य है वो बहुत ही बदलता हुआ परिदृश्य है। और अंत में मैं सिर्फ दो छोटी छोटी बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि एक बड़ी ही बहुत विषम परिस्थितियों से पूरा विश्व कोविड के समय गुजरा है। ऐसे समय में भारत ने जिस प्रकार से सिर्फ अपने नागरिकों के लिए ही वैक्सीन का निर्माण नहीं किया, परंतु साथ ही साथ बहुत सारे जो विकासशील देश हैं और ये कहें कि गरीब देश हैं, ऐसे 74 देशों का भी ध्यान रखा और जो वैक्सीन का निर्माण किया था उस वैक्सीन को वहाँ तक भी पहुँचाया। तो यह अपने आप में दिखाता है एक भारतीय दृष्टिकोण, जिसमें भारत अपने विकास और प्रगति को अन्य विकासशील देशों की नियति के साथ भी जोड़ने का प्रयास करता है। आप में से कितने लोगों ने सचिद्रनाथ सान्याल जी का नाम सुना होगा, मैं नहीं जानती, पर सचिद्रनाथ जी जो सान्याल थे वो एक पहला जो क्रांतिकारी दल था हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, उसको बनाने वाले थे, और बहुत ही छोटी उम्र में उनको काले पानी की सज़ा हो गई थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी बंदी जीवन, और उस पुस्तक में उन्होंने रास बिहारी बोस जी ने उन्हें जो 1922 में पत्र लिखा था उस पत्र का उल्लेख किया। रास बिहारी बोस जी वो व्यक्ति थे जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1912-13 में आई, और जब वाइसरॉय हार्डिंग का पूरा चांदनी चौक से जो है उनकी जो है यात्रा निकल रही थी, तो उन पर बम फेंकने का षड्यंत्र रचने वाले रास बिहारी बोस थे, जिन्हें कि बाद में 1915 के आसपास भारत छोड़ के जापान जाना पड़ा, और वहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी, जिसे बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के सुपुर्द किया और जिसका विस्तृत रूप हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। तो ऐसे रास बिहारी बोस जी, उनकी पंक्तियों से मैं अपने इस वक्तव्य का समापन करना चाहूँगी। उन्होंने 1922 में जो पत्र उन्होंने सचिदानंद नाथ सान्याल जी को लिखा, उस समय उनका वो भारत का भविष्य देख पा रहे थे, और वो यह देख पा रहे थे किस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का क्या स्तर रहेगा और किस प्रकार से भारत का योगदान विश्व में शांति बनाने के लिए होगा।
उनके पत्र की इन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए मैं इस वक्तव्य का समापन करती हूँ। वे लिखते हैं, अब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत कुछ समझने लगा हूँ और इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमें यानी भारत को सारे संसार का प्रश्न हल करना होगा। ये 1922 में लिख रहे हैं। हमारे भाग्य में यही लिखा है, संसार में नवीन युग की सत्य और शांति की स्थापना का दायित्व भारत के ही सर पर है। भारत की स्वाधीनता इसी उद्देश्य का साधन है, स्वयं उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बड़ी सारगर्भित रूप से कीनोट की जानकारी हम सभी के समक्ष रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, उन्हें किसी आवश्यक कार्यवश जाना है, इसलिए मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं पहले प्रोफेसर रजनी अब्बी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप कृपा करके मंच पर आएं और अपने अध्यक्षीय वक्तव्य से सभी का मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर NC गुप्ता, जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, भाई अजय कुमार जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर गीता भट्ट जो हमारे ही विश्वविद्यालय में NC वेब की डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर विनोद शर्मा विवेक जी जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र से हैं, और यहाँ पर बैठे सभी प्रबुद्ध जन, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस सत्र में बुलाया। अभी अभी हमें जानकारी मिली कि हर वर्ष एक कार्यक्रम भारत मंथन का किया जाता है। मैं सोचती हूँ कि इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप देखें तो हमें 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, और इन 75 वर्षों में हम आज बहुत अच्छे स्थान पर पहुँचे हुए हैं। हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, हम इस विश्वविद्यालय में जहाँ खड़े हैं उसके 100 वर्ष मना रहे हैं, और G20 में जो हमें लीडरशिप मिली है उसमें भी हम बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो व्यक्ति भी जब 75 साल का हो जाता है तो कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर देखता है कि उसने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, और न सिर्फ क्या पाया और क्या खोया, अगले 25 वर्ष जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, तो मैं सच में मानती हूँ कि एक अमृत काल हमारे देश के लिए शुरू हुआ है। हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, अगर हम इसका भी एक बार ध्यान से सोचें और मंथन करें तो आप देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति थी 1947 में, और आज जब हम 2023 में पहुंच चुके हैं तो हम कहाँ खड़े हैं। हम विश्व में चौथे नंबर पर माने जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत बड़ा एक, जैसे कहते हैं, टॉल ऑर्डर दिया है कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बने, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम पहले का अपना युग देखें तो जो हमारा GDP पहले होता था, अगर वो आज भी होता तो हम ये 2047 तक नहीं, शायद कब के हम पहुंच चुके होते 5 ट्रिलियन इकॉनमी, और हम बाकी सब राष्ट्रों को पीछे छोड़ चुके होते। परंतु हमारे देश में जो हमारा इतिहास रहा उसकी वजह से हम काफ़ी पीछे गए। परंतु एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिली, पर क्या हम अपना तंत्र बनाने में कामयाब हो सके या नहीं। हमारी बहुत सी संस्थाएं अभी भी ऐसी हैं जो अभी भी उस कॉलोनियल युग में अभी भी जी रही हैं। हमें ज़रूरत है उन्हें वहाँ से निकालने की। कुछ समय पहले यहाँ पर मुकुल कानितकर जी आए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उस कार्यक्रम का नाम भी यही था, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता का मतलब हमारा हर जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनमें तंत्र भी पूरा भारत का हो। और शायद इसी एक शुरुआत में हमने देखा कि जो 2020 में हमारी शिक्षा नीति आई वो कहीं ना कहीं शिक्षा को भारतीय बनाने की तरफ लेकर गई। हम अब तक
इतने वर्षों में मैकॉले की जो एजुकेशन की नीति थी उसको फॉलो करते हैं। और अगर किसी ने मैकॉले को पढ़ा हो तो मैकॉले ने वो नीति बनाई भी इसीलिए थी कि हम अंग्रेज़ी के दास बन जाएं, और एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एक था, हम सबको दास बनाना, कि हम क्लर्क बने रहें और हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स हैं हम उनका कहना मानते रहे और सिर्फ एग्जीक्यूट करते रहें। कहीं ना कहीं 2020 की जो शिक्षा नीति है वो हमें यहाँ से दूर लेकर जाती है, और न सिर्फ हमारी भाषाओं को और हमारी मातृभाषा को बहुत उच्च स्थान देती है, परंतु हमारे जो देश में पुरानी आध्यात्मिक ज्ञान है, अब आप देखिए तो हर कोर्स में, चाहे वो जूलॉजी का कोर्स हो, बॉटनी का कोर्स हो, सब में एक वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें हम अपने जितना ज्ञान परंपरा है उसके कोर्सेज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत आगे पहुंचा है, और मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इस देश में बहुत एक इनटॉलरेंस का राग भी बहुत अलापते रहते हैं। वो शायद ये नहीं जानते कि शायद इससे ज़्यादा टॉलरेंट समय इस देश में कभी आया ही नहीं, और शायद वो 1975 को भूल जाते हैं जब बोलने की आज़ादी तो क्या हर तरह की आज़ादी को ले लिया गया था। मैं सोचती हूँ इस अमृत काल में जितनी आज़ादी हम लोगों को मिली है शायद अभी तक कभी नहीं मिली, और मैं मानती हूँ कि अगले आने वाले 25 सालों में ये आगे बढ़ेगी। ये जो विश्व में हमारी इज्जत बढ़ी है, हमें पहले बहुत देशों में नीची नज़र से देखा जाता था, ये लगता था कि शायद हम हर जगह एक बेगिंग बोल लेकर पहुंच जाते हैं। अब वो हालत नहीं है। अभी अभी गीता जी ने भी बताया, न सिर्फ ये कि हम अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, और न सिर्फ कोविड समय में, हर समय में, चाहे उनके देश में किसी तरह की भी क्राइसिस हो, नेपाल में भूचाल आया हो या श्रीलंका में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ हो, हम तो उन देशों की भी मदद करते हैं जो भारत के साथ भी नहीं खड़े रहे। टर्की में जब भूचाल आया तो सबसे पहले अगर सहायता किसी ने की तो वो भारत वहाँ पहुँचा, और बिना ये सोचे कि उसका बाद उसके साथ संबंध कैसे रहेंगे, ये उन लोगों के सोचने की बात है, वो कैसे देखते हैं, पर भारत ने मदद की। कोविड के समय में बहुत लोगों को आशंका थी कि भारत इस स्थिति में नहीं है कि हम इस महामारी को झेल पाएंगे, परंतु न सिर्फ हमने झेला, हमने एक ऐसा ऐप पूरे विश्व में बना के दिखाया जिसमें बहुत से देश जो आज तक नहीं बना पाए, और वो भारत को कहते हैं कि आपने जिस तरह बनाया है वो हमें भी, आरोग्य ऐप जो बनाया, तो हमें भी उस तरह का ऐप बनवा के दीजिए। अगर आप डिजिटल क्रांति की तरफ देखें तो ऐसा एक समय था जब भारत में ही क्या, सब जगह हर व्यक्ति के जेब में कुछ ना कुछ कैश ज़रूर होता था, और बिना उसके हम कहीं जाते नहीं थे। आज अगर आप देखें तो इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति इस देश में आई है, जिसमें न पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि न सिर्फ व्यापार, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, और जो यूपीआई एक भारत ने बनाया है, उससे बड़ी क्रांति पूरे विश्व में कहीं नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये जो हम भारत मंथन के लिए बैठते हैं, तो हमें पिछले 75 वर्षों में जो हमने इतना कार्य किया उसके बारे में सोचना चाहिए, और आगे हमारा ध्येय क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। हम जिस विश्वविद्यालय में इस वक्त खड़े हैं, हमारे कुलपति बहुत बार ये कहते हैं कि जब संविधान बना, तब संविधान उस वक्त बना जब देशभक्ति चरम सीमा पर थी। 1947 का वक्त था, हम बहुत ब्रिटिश राज से लड़ चुके थे, और कहीं ना कहीं हमें बहुत संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। तो जब वो संविधान बन रहा था तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि देशभक्ति भी ऐसी चीज़ है जिसको हमें लोगों को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो वो तो ऐसा लगता था कि बच्चा पैदा हुआ, किसी घर में हुआ, तो वो देशभक्त माना ही जाएगा। परंतु 75 वर्ष के बाद शायद ये भी हमें अब देशवासियों को समझाने की ज़रूरत है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को सब अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानने लग जाते हैं, पर सिर्फ वही 2 दिन नहीं है। हमें हर रोज़ अपने देश के बारे में और देश के कल्याण के बारे में
हर वक्त सोचते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश के विरुद्ध जा रहा हो। तो हर व्यक्ति का ये ना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, पर मैं सोचती हूँ कर्तव्य है कि हर व्यक्ति इस देश की भलाई में अपना छोटा सा भी योगदान, हम चाहे गिलहरी बनकर भी योगदान दें, परंतु वो योगदान ज़रूर दें। और मैं मानती हूँ कि इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र जैसे बहुत से इस तरह के संस्थान हैं जो इस तरह के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी। आपने मुझे इस उद्घाटन सत्र में बुलाया, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपसे क्षमा की भी प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक कॉलेज में सिलेक्शन कमेटी चल रही है और मैं गीता जी से बहुत रिक्वेस्ट करके कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए ज़रूर आऊँगी, पर मैं शायद अपना कर्तव्य ना निभा पाऊँगी अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रजनी अब्बी जी। आपने अपने ओजस्वी अध्यक्षीय वक्तव्य से हम सभी का मार्गदर्शन किया। अब आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर NC गुप्ता जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर NC गुप्ता जी। श्रीमान विवेक शर्मा जी मंच पर बैठे, प्रोफेसर गीता भट्ट जी, प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, माननीय अजय जी मुझे पिछले 25 वर्षों से जानते हैं, तो मुझसे कहा गया कि 2-3 मिनट के अंदर ही बोलना है क्योंकि समय बहुत कम है। आज के जो ये भारत मंथन का जो विषय है, इसमें एक वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए जो पर्यावरण संरक्षण की भूमिका क्या है, ये भी मैं देख रहा था कि इसमें भी एक आयाम है। जो अभी जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, अब नित्य अखबारों में पढ़ते होंगे कि धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। हर साल सम्मेलन होते हैं, अभी ग्लासगो का सम्मेलन हुआ था, उससे पहले कोपेनहेगन, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन धरती का तापमान 1750 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय धरती का तापमान करीब 13.5 डिग्री सेल्सियस था। और इन पिछले कहना चाहिए 350 सालों में हमने धरती को कहाँ से कहाँ करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान धरती का बढ़ चुका है, ये 15 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। और जैसे कि बता रहे हैं कि अगर ये वैश्विक जो फॉसिल फ्यूल्स यूटिलाइजर है उनका ये ऐसा ही चलता रहा तो धरती का तापमान करीब 4 से 5 डिग्री के आसपास 2021 तक बढ़ जाएगा। लेकिन भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है? जो भारत के पर कैपिटा जो कार्बन एमिशंस हैं वो केवल 2 टन्स पर पर्सन है, जैसे अमेरिका में 22 टन्स पर पर्सन। तो शुरू से जो भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा कृषि पर आधारित रही और उसी क्रम के साथ बढ़ती रही और ऐसा संकट कभी आया नहीं। लेकिन अभी जिस तरह से विश्व में इस तरह की जो एनर्जी कंजम्पशन चल रहा है, उस तरह से देखा जाए तो आने वाले दिनों में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, कार्बन कैप्चर्स वगैरह नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में धरती का तापमान और बढ़ेगा और हमको बहुत ज़्यादा ये समस्या हो सकती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ वर्षा के लिए मल्हार गीत गाया जाता हो? ऐसा कौन सा देश है जहाँ नदी तालाबों को वरुण देवता माना जाता हो? ऐसा कौन सा देश है जहाँ वृक्षों, पर्वतों, पशु पक्षियों की पूजा की जाती हो? ऐसा कौन सा देश है जहाँ खान पान, दिनचर्या, तीज त्योहार सब मौसम के अनुरूप होते हैं? ये सब केवल भारतवर्ष में ही ये सब इस तरह से होता है, कि विदेशों में ऐसा नहीं है। लेकिन हमने मशीन को मानव से, सीमेंट को पर्यावरण से तथा इंडस्ट्री को प्रकृति के विनाश से ज़्यादा महत्व दिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन रवींद्रनाथ टैगोर ने जो कुछ पंक्तियाँ, जो 9 पंक्तियाँ की हैं, उन्होंने पूरा ये पर्यावरण के बारे में उसमें पूरा समझा दिया। इस देश की वायु, इस देश के जल, इस देश की मिट्टी, इस देश के जल, इस देश की वायु, देश के जल, देश की इसको भूल गया, देश की वायु, देश के जल, देश की सब सरस बने, सब सरस बने।
इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस गोष्ठी में जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये अभी एक पंचामृत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट और 50% एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड बाई रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2020 और इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन बाई 1 बिलियन टन्स बाई 2030 एंड कार्बन इंटेंसिटी of economy they will reduce by 45% in India and India will achieve net zero by 2070. With this I conclude. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया। अब मैं मंच पर आसीन श्रीमान अजय कुमार जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि हम सभी के समक्ष आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द रखें। श्रीमान अजय जी अपना आशीर्वचन रखे हमारे समक्ष। उससे पूर्व एक परिचय मैं और कराना चाहूँगा। अपने मध्य में श्रीमान अनिल जी उपस्थित हैं। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिल्ली प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांतीय कार्यवाह के नाते से आपके पास दायित्व है। आपका स्वागत है, सम्मान। एक और विशिष्ट परिचय हो गया है, एक बार विवेक जी करा देंगे। हाँ, श्रीमान ब्रजेश पांडे जी भी अपने बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीमान ब्रजेश जी अपने जेएनयू में जिनके माध्यम से हम लगातार 3 साल से भारत मंथन कार्यक्रम उनके संयुक्त तत्वाधान में करते रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान सुधीजन, मेरे समक्ष उपस्थित वंदनीय विदुषी मातृशक्ति और विद्वज्जन, तो अभी मुझे कहा कुछ शब्द बोलने, आप शब्दों की संख्या नहीं बताई है, तो और शब्दों को ब्रह्म भी कहा गया है जो अनंत है, मतलब कितना भी बोला जा सकता है, ऐसा मानूं मैं। ठीक है, तो मोटे रूप से ये जो अपना उद्घाटन सत्र है भारत मंथन के कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र है, और मंथन के बारे में कहा जाता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है। वो एक समय वन से वाइल नहीं होता, एक बार उठा और फिर एकदम समाप्त हो गया। दूध का उफान नहीं होता, वो सतत होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो उपनिषदों की सारी रचना हुई है वो इसी मंथन का परिणाम है। अभी श्रीमद् भगवद गीता का जो जिक्र किया गया, भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, वो भी उसी मंथन का परिणाम है। आज जिस प्रकार की मेथोडोलॉजी उपयोग करते हैं, जो रिसर्च उपयोग करते हैं, जिसके अंदर सारे हम प्रयत्न करते हैं, और ये जो भारत मंथन की थीम पर आधारित जो सारे कार्यक्रम है, ये भी उसी मंथन का परिणाम है। और भारत का जो अपना नाम है वो भी सामान्य नाम नहीं है, उसकी मूल व्युत्पत्ति ही अगर हम विचार करेंगे तो वो ज्ञान की सातत्य है, ज्ञान की नियमित खोज, निरंतर उस पर होने वाला प्रयत्न है। इसलिए भा यानी उस अंधकार से मुक्त, उस ज्ञान से प्रेरित, उसके अंदर सातत्य से लगे रहने वाले लोग, उनका स्थान भारत है। तो इसलिए ज्ञान की ये परंपरा, ज्ञान की ये सारी चिंतन धारा, ये नियमित बने रहनी चाहिए, सतत रहनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होनी चाहिए, और ये भारत की विशेषता है। संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनके हम एक प्रकार से मानस संतानें हैं सब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हीं की एक प्रकार से प्रज्ञा खोज है, और उन्हीं के इस सारे तत्वावधान में उन्होंने सारी बातें बहुत सूत्र रूप कही है। पूज्य डॉक्टर जी का जीवन हम पढ़ेंगे तो बहुत सूत्र रूप उन्होंने बातें कही है। अभी जो बहन जी गीता जी बात कर रही थी, या बहन जी हमारी रजनी अब्बी जी बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने जिस प्रकार के वैश्विक परिदृश्य की बात की, जिसका हमने यहाँ उल्लेख किया है, वो पूजनीय डॉक्टर जी ने 1920 में कह दिया था, जब उनकी उम्र केवल 31 साल थी, 31 ईयर ओल्ड। तब उन्होंने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता केवल भारत के लिए नहीं है। अगर भारत स्वतंत्र होता है, भारत आज़ाद होता है,
तो वो सारे विश्व को साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्त कराने के लिए होगा। यानी डॉक्टर हेडगेवार की 1920 में ये दृष्टि है, और ये भारत की सनातन दृष्टि है। ये भारत की, केवल डॉक्टर जी भी कहते थे कि मेरी नई खोज नहीं है, लेकिन ये भारत की सनातन दृष्टि है। तो अपना इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र उसी सनातन दृष्टि को लेकर के इस भारत मंथन के कार्यक्रम का आयोजन गत 6 वर्षों से लगातार कर रहा है। उसकी ये छठी कड़ी है। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि कोई सांगठनिक अभिमान है कि हम ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्यों, ये एक सतत यज्ञ चल रहा है, एक लगातार यज्ञ परंपरा चल रही है। उसके अंदर समय समय पर सब अपनी अपनी आहुतियाँ डालते हैं। तो ये भारत मंथन का ये जो प्रयोग है, ये जो प्रयत्न है, ये भी उसी एक समिधा का हिस्सा है। ये पूर्ण नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये एक प्रकार से हमारा उपनिषद का वाक्य है। और उसमें कहा गया उसका अवशेष भी पूर्ण ही है। पूर्ण का अवशेष भी पूर्ण ही रहता है, लेकिन तो भी एक सामान्य प्रयत्न है। केवल एक छोटा सा संकेत करके विषय को पूरा करूंगा। हम सब अंग्रेजी के 4 शब्द जानते हैं जिसको बोलते SWOT, SWOT। इसका पहला ही शब्द है स्ट्रेंथ। वीकनेस नहीं है, थ्रेट्स नहीं है। पहला शब्द क्या है? स्ट्रेंथ, शक्ति। तो अपनी शक्ति को पहचानना, अपनी सभी प्रकार की शक्तियों को पहचानना। जिस समय भारत के अंदर एक ऐसा प्रयत्न, एक इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा था कि हम अपने मूल से दूर हो जाएं, अपनी जड़ों से दूर हो जाएं, अपनी शक्ति को भूल जाएं, उस समय हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत प्रयत्न करके इस मंथन प्रक्रिया को चालू रखा, इसको बनाए रखा, ताकि हमारे अंदर उस प्रकार का भाव जागृत हो। इसीलिए वेद को उद्धृत, उपनिषद को उद्धृत करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वयम अमृतस्य पुत्राः। जब सारा संसार क्या कहता था कि वी आर सिनर फ्रॉम आवर बिगिनिंग, हम जन्मना पापी हैं, ऐसे में विवेकानंद ने उपनिषद के उस वाक्य को उद्घोष करके कहा, शृण्वन्तु विश्वे वयम अमृतस्य पुत्राः। सारा संसार कान खोल करके सुनो, हम कौन हैं? अमृत पुत्र हैं। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं, हम आगे भी रहेंगे। तो केवल उस शक्ति का जागरण जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अंदर किया, जो पूजनीय डॉक्टर जी ने सारे हिंदू समाज में प्रयत्न करने का किया, उसी प्रयत्न को आगे बढ़ाने का ये भी एक प्रयत्न है। और मुझे लगता है कि आज के आयोजकों ने जो इशारा किया है उसी दृष्टि से किया है, और हम सब उसके अंदर सहभागी होंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपने कथन को पूर्ण कर रहा हूँ। एक मंथन समुद्र मंथन था जो सृष्टि के निर्माण हेतु तथा शक्ति संतुलन हेतु चला, और एक मंथन ये भारत मंथन है जो विचारों के प्रवाह से राष्ट्र निर्माण की ओर निरंतर पथ पर अग्रसर है। इसी क्रम में भाई साहब के ओजस्वी आशीर्वचन हेतु भाई साहब का हार्दिक आभार है। इस सत्र के धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वे मंच पर आएं और सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में मंचस्थ अतिथि गणों का धन्यवाद ज्ञापन करने का मुझे निर्देश हुआ है। जैसा कि हम सबको पता है, भारत मंथन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिन्होंने घर में माँ को दूध पिलाते हुए देखा होगा और उस समय यदि माँ को उन्होंने छेड़छाड़ दिया तो पिटे भी होंगे, और माँ का फिर वाक्य भी सुना होगा कि मक्खन निकाल लूँ तब बात करूँगी, नहीं तो मक्खन बिगड़ जाएगा। भाई साहब ने वही संकेत किया। मंथन को बीच में रोका नहीं जा सकता, अनवरत प्रक्रिया है। एक बार प्रारंभ हो गई तो अमृत प्राप्ति के बाद ही पूर्ण होगी, उससे पहले नहीं। जिस प्रकार से घर में माँ
दूध बिलोने के कार्य को प्रारंभ करने के बाद जब तक मक्खन नहीं निकल जाता तब तक रुकती नहीं है। तो ये अमृत मंथन की प्रक्रिया अमृत रूपी पाथे के प्राप्त करने के बिना रुकने वाली नहीं है। ऐसा संकेत भाई साहब ने अपने आशीर्वचन में हमको दिया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय रजनी अब्बी जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलानुशासक भी हैं, का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रमों में से इस महती आयोजन में अपनी उपस्थिति से हमको गौरवान्वित किया है। मैं सभी की ओर से, इंद्रप्रस्थ अध्ययन संस्थान की ओर से, आप सबकी ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इस कार्यक्रम में बीज वक्तव्य जिनका हमको मिला और बड़े करीने से उन्होंने 20वीं शताब्दी के समस्त विषय अपने बीज वक्तव्य में समेटे, ऐसी विदुषी बहन प्रोफेसर गीता भट्टी जी, जो इस कार्यक्रम की आयोजक भी हैं, का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सारगर्भित बीज वक्तव्य से हम सभी का पथ आलोकित किया है। आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका हमको पाथे प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रमुख पर्यावरणविद प्रोफेसर NC गुप्ता जी, जो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में पर्यावरण विभाग में आचार्य हैं, का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उस आह्वान से हमें परिचित कराया, जिसमें वे भारत की धरती, भारत की जल, भारत की वायु, भारत के पर्यावरण सबको सरल और सरस बनाने का आह्वान आज से 100 वर्ष पूर्व करते हैं। इस मंच पर इस कार्यक्रम के शिल्पकार परमादरणीय श्रीमान अजय जी भाई साहब, जो लंबे समय से इस साधना में रत हैं, का मैं आभार व्यक्त करना मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। उनका सानिध्य भविष्य में भी मिलता रहे, जिससे अमृत की वर्षा होती रहे। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के निदेशक के रूप में जो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान विनोद कुमार शर्मा विवेक जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यद्यपि ये संपूर्ण कार्यक्रम उन्हीं की देखरेख में है, लेकिन क्योंकि मंच की व्यवस्था है और मुझे निर्देश हुआ है, तो मैं अपना वो कर्मकांड पूर्ण कर रहा हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक अधिकारीगण विद्यमान हैं। 2 माननीय सह प्रांत कार्यवाह जी हैं, 1 माननीय विभाग संचालक जी भी हैं, और जो इस कार्यक्रम के एक आयोजक भी हैं। उनका अन्य दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्यगण, अन्य स्थानों से पधारे विद्वत भगिनी बंधु प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अपनी तरफ से मुझे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने यह अवसर प्रदान किया, का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपको इसी आशा और विश्वास के साथ आज पूरे दिन ये अमृत मंथन चलने वाला है। उसके बाद जो पाथे प्राप्त होगा वह लेकर जाएंगे, और कई अवसर हैं हमें इस आनंद को मनाने के। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष, आज़ादी के अमृत महोत्सव, और भारत में स्वाधीन से स्वतंत्र के ओर लौटकर अपने सत्व को पहचानने की प्रक्रिया का प्रारंभ होने का वर्ष भी यह है। हम सब यहाँ से यह सब पाते लेकर जाएंगे, और जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर इस अमृत मंथन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। इस उद्घाटन सत्र के पश्चात प्रपत्र प्रस्तुतिकरण का सत्र प्रारंभ होगा, जिसके विषय में सूचना प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर रामचंद्र गर्ग जी, जो इस भारत मंथन कार्यक्रम के समन्वयक हैं तथा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की शिक्षक श्रेणी के प्रमुख हैं, को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और सभी को सूचना दें। तथा अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान छोड़ सकते हैं। अन्य प्रतिभागी तथा प्रबुद्ध जन बंधु भगिनी सूचना के लिए
यहीं पर आसन ग्रहण करें। रहेगा कि अपना स्थान अभी छोड़े ना, हमारे मुख्य सभी लोग कक्ष ना छोड़ें, सिर्फ अतिथि महोदय से निवेदन है कि वो छोड़ सकते हैं। आप सभी लोग बैठे रहें, सूचना पहले जो है सुन लें, उसके बाद कक्ष छोड़ें। कृपया सभी से निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करते रहें। आज का कार्यक्रम की पूर्ण रूपरेखा के लिए राहुल जी ने मुझे आमंत्रित किया है, तो संक्षिप्त में आपके समक्ष आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होने वाली है, क्या हमारा दिनचर्या रहने वाला है, ये आपके समक्ष मैं संक्षिप्त रूप में रखने वाला हूं। कृपया सारा अपना जो भी प्रतिभागी है उनसे विशेष करके निवेदन है वो इसको पूरी तरह से सुन लें। आपको कहाँ कहाँ बैठना है, किस किस कक्ष में जाना है, कौन आपके समन्वयक होंगे और क्या आज की रूपरेखा होंगी, ये आपके समक्ष रहने वाला है। मुख्यतः इस सत्र के 4 हमने भाग किए हैं। पहला सत्र हमारा उद्घाटन सत्र आपके समक्ष अभी समापन हुआ है। दूसरा सत्र हमारा प्रथम सत्र प्रपत्र प्रस्तुति सत्र रहने वाला है, जिसका समय थोड़ा सा ऊपर हो गया है। इसका 11:30 से 1 बजे तक दोपहर ये सत्र चलने वाला है। दूसरा सत्र भोजनावकाश के बाद हमारा 2:15 से 3:45 तक सायं तक चलेगा और चौथा सत्र हमारा समापन सत्र रहने वाला है, जो 3:45 से 5:25 तक सायंकाल तक रहेगा। सर्वप्रथम हमारा जो अभी पेपर प्रेजेंटेशन वाला सत्र है उसका हमने 3 श्रेणी में विभक्त किया है। पहले मुख्यतः शिक्षक श्रेणी, शोधार्थी श्रेणी और विद्यार्थी श्रेणी। शिक्षक श्रेणी को हमने आगे 4 समूह में विभक्त किया है। इनके 4 समानांतर सत्र चलने वाले हैं। समूह 1 और समूह 2 हमारे यहाँ पे भूतल ग्राउंड फ्लोर में S1, यही S1 रूम इसको माना गया है। इसमें हमारे 2 समूह अपने पत्र पढ़ने वाले हैं, जिनके समन्वयक के रूप में रोशन लाल मीणा जी और अभिषेक मीणा जी आपके साथ रहेंगे और जितना भी कोऑर्डिनेशन है, कितना भी समन्वय का कार्य होगा वो अपने रोशन लाल मीणा जी, अभिषेक जी आपका करेंगे। दूसरा समूह हम कहें कि दूसरा जो मुख्यतः समूह है वो हमने 2 उप समूह में विभक्त किया है, समूह 3 और समूह 4। उसमें हमारा S2 कक्ष करके हैं, वो भी हमारा प्रथम अपना भूतल तल पर ही है। उसके अंदर में हमारे जो समन्वयक रहने वाले हैं चंद्र गोपाल नेगी जी और मनीष जी, ये आपके सत्र का कोऑर्डिनेशन लेने वाले हैं। शोधार्थी श्रेणी में हमारे मुख्य रूप से 2 समूह बनाए गए हैं। इसमें कक्ष S3 प्रथम तल पे हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें ये दोनों समूह शोधार्थी के अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और इनके समन्वय के रूप में विकास जी और प्रदीप जी हमारे साथ में हैं। ये उनको वहाँ पे उस कक्ष में ले जाएंगे और सारी सुविधा ये देखने वाले हैं। तीसरा हमारा समूह जो है शोधार्थी और उसमें विद्यार्थी भी कुछ हमने इंक्लूड किए हैं, तो उसमें हमारा 1 समूह रहने वाला है और उसके समन्वयक यशविंदर जी और कुमार सत्यम जी रहेंगे, जो इस समूह की पूरी संचालन की गतिविधि को देखने वाले हैं। ये प्रथम सत्र हैं। उसके बाद 1 बजे हमारा भोजनावकाश होगा। हमारा धरातल तल में ही डाइनिंग हॉल है, उसमें सभी एकत्रित 1 से 2 बजे के बीच में अपना हम भोजन ग्रहण करेंगे। 2 बजे बिल्कुल अपने समय के अनुसार दूसरा सत्र हमारा शुरू होगा। बिल्कुल इसी तरह जो मैंने अभी आपको क्रम बताया, 3 श्रेणी में हमारा प्राध्यापक व शिक्षक, दूसरा हमारा शोधार्थी, तीसरा हमारा विद्यार्थी। समूह में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं है और हो सकता है समन्वयक में कोई परिवर्तन हो तो आपको उसकी सूचना दी जाएगी, लेकिन मुख्यतः हमारे 3 श्रेणियां रहेगी, प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी। और सारा का सारा सत्र आपका प्रेजेंटेशन इसी प्रथम तल और धरातल तल में होने वाला है। अंत में हमारा समापन सत्र रहेगा।
उसके समापन सत्र में आपको 3:45 पर इसी सभागार में एकत्रित होना है। और इसमें हमारे जो मुख्य वक्ता रहने वाले हैं श्रीमान प्रेम शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। अध्यक्षता के रूप में हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी रहेंगे। तो मुख्य तौर से लगभग हमारा संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष जो दिनचर्या है मैंने रख दी है। हमारे दीपक जी जो डिसिप्लिन कमेटी के संयोजक हैं, ये आपको बाहर मिलेंगे, मैं भी बाहर रहूँगा। और ये दीपक जी आपको जो मैंने समन्वयक के आपको अभी आपके नाम आगे लिए, वो आपको समन्वयक को आपका परिचय करवाएंगे और समन्वयक आपको अपने निर्धारित गंतव्य में आपको आपके कक्ष तक वो समन्वयक ले जाएंगे। तो मेरा आपको करवत आग्रह है, थोड़ा सा आप स्वयं का देंगे, दान देंगे और अपने कक्ष में बिल्कुल बिना समय गंवाए आप चले जाएंगे, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है। तो इसी के साथ अब अपना प्रस्थान आप कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रामचंद्र जी, आप सभी का उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से पुनः आग्रह है कि आप सभी प्रपत्र प्रस्तुतिकरण हेतु अपने अपने कक्ष में जाएं। विद्यार्थी, अन्य प्रबुद्धजन अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में यह जो सत्र है, प्रपत्र वाचन सत्र है, जिसमें समूह 1 और समूह 2 के सभी जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ शामिल हैं। हमारे बीच इस सत्र में जिनका सानिध्य हमें लगातार रहता है और अभी आज भी रहेगा, उनमें आदरणीय डॉक्टर मालती जी, आदरणीय श्रीमान उत्तम जी, और आज के इस सत्र में निर्णायक के रूप में आदरणीय प्रोफेसर पुनीता जी और आदरणीय प्रोफेसर अवधेश कुमार जी। आप सभी के व्यक्तित्व से कौन नहीं परिचित है। आदरणीय प्रोफेसर मालती जी के बारे में आप सभी जानते हैं। कालिंदी महाविद्यालय में आप प्राचार्य के पद को सुशोभित करते रहे। लंबे समय लगभग 4 दशकों के आसपास आपका शिक्षण अनुभव रहा। श्रीमान उत्तम जी, आपका सानिध्य हमें लगातार बना रहता है, आज भी है, आगे भी रहेगा। आप शहर प्रांत कार्यवाह दिल्ली प्रांत में अधिकारी हैं और आप गांधीनगर पूर्व विभाग में आपका निवास स्थान है। आपके व्यक्तित्व से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आपका भी सर स्वागत, अभिनंदन। प्रोफेसर अवधेश जी, आप एक लाइन में मैं सर का परिचय ही दे दूंगा। आप ज्वाइंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। तो आपसे सब लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप सभी परिचित हैं सबसे। प्रोफेसर पुनीता वर्मा जी, आपको भी हम सभी अच्छे से जानते हैं। कालिंदी महाविद्यालय में भौतिकी विभाग में प्रोफेसर हैं। मैडम, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, उसको ध्यान वर्मा जी पहली परीक्षा तो आपने दी है जी, आप आइए और विषय पर अपनी बात जी। लेकिन इतने वॉल्यूम में बोलना पीछे तक आवाज है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रविंद्र कॉलेज में, और मेरा आज का टॉपिक है रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट एंडियोवर्स टू मेक इंडिया अ
rapidly, year on year. And then India's GDP growth as projected by the IMF is around 9.5% in the coming 2 or 3 years. In terms of GDP, India is currently standing at the 7th position, but during the last year, in the first quarter, 21-22, it has beaten UK and it has got the 5th position in world economy. And then India's manufacturing sector shall be contributing to 57.2% of the global output in around 2025. Indian government is also contributing to as a capital expenditure towards the development of the infrastructure, and they are mainly focusing on the energy, roads, urban and railway. Out of the total capex, they are contributing 24% to energy, 19% to roads and 16% to urban. And we can see since वांग्मय अपने आप में गागर में सागर है, फिर भी उस सागर की कुछ बूंदों के रूप में कुछ ऐसे मूलभूत आयाम, कुछ बिंदु मैंने चिन्हित किए हैं जो मुझे लगता है कि यदि शिक्षा व्यवस्था में इन बिंदुओं का समावेश किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 विषयों की जो अवधारणा हमारे यहाँ की गई है, उससे हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपने छात्रों, शिक्षकों, बुद्धिजीवी वर्ग से इसका परिचय करवा सकें। इसी के साथ अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों के क्रम से हम क्रमशः परिचित हों। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जल, इनसे हम क्रमशः परिचित हों। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों से हम भलीभांति परिचित हों। पंचवायु, प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, त्रिगुणा प्रकृति, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से हम भलीभांति परिचित हों। प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और ब्रह्म गीता, शिव संकल्प सूक्त, वैदिक महावाक्य संग्रह भी मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असदो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, इन वैदिक महावाक्यों का यदि हम शिक्षा व्यवस्था में इस आध्यात्मिक आयाम को स्थापित करें, भारतीय शिक्षा में उपयुक्त इन सभी बिंदुओं को मुझे लगता है कि 3 स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, मध्यम स्तर पर और उच्च स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक होंगे और हम उन्नति प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे यहाँ व्यास की परंपरा है। प्रत्येक महायुग में एक व्यास हुए हैं। जैसे कि कलयुग की आयु हमारे ऋषियों ने कही है 4,32,000 वर्ष की, उससे दुगनी कही है द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष की। इस कलयुग के 3 गुनी आयु कही है त्रेता युग की 12,96,000 की। इसके अतिरिक्त कलयुग की 4 गुनी आयु सतयुग की कही है 17,28,000 वर्ष की। इन 4 युगों को जब हम योग करते हैं तो 43,20,000 वर्ष का एक कालखंड वर्ग सामने आता है, जिसको हम महायुग कहते हैं, जिसको हम चतुर्युगी भी कहते हैं। इस महायुग में एक व्यास उत्पन्न होते हैं। तो थोड़ा सा मैं ब्रह्मा के साथ आपका वो बता दूं, परिचय करवा दूं। ये जो एक महायुग होता है 43,20,000 वर्ष का, इसको जब 71 से गुणा करते हैं, इस कालखंड का 71 गुना 1 मनुकाल होता है। इस 1 मनुकाल के बाद सतयुग के बराबर संधि बीतती है, अर्थात 17,28,000 वर्ष की एक संधि बीतती है। जिस तरह से दिन बीतता है, फिर दिन और रात्रि की संधि बीतती है, फिर रात्रि काल आता है, फिर रात्रि और दिन की संधि अर्थात प्रातः काल होता है,
ठीक इसी तरह एक मनु के बाद त्रेता युग के तुल्य एक संधि बीतिया, फिर दूसरा मनु प्रारंभ होता है। इसी तरह 14 मनु और 15 संधियों का एक काल चक्र बनता है, जिसे हम ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। बस मैं अवश्य में आ रहा हूँ। तो अभी जो महायुग चल रहा है, इसके उस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ का भाष्य लिखा आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने। उस ब्रह्मसूत्र के भाष्य का भी भाष्य लिखा एक मिथिला के पंडित थे वाचस्पति मिश्र जी ने। उनका एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर मैं इसको जी सर आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे तो संभव नहीं हो। ठीक है, रमेश शर्मा जी, मैं अब उसका आगे करूँगा कि 4 या 6 मिनट नहीं आ रहा। नहीं, आप एक बोलिए 4 मिनट। यस, 2 ऑप्शन बताइए। अगले प्रश्नकर्ता के लिए 5 मिनट लोग कितने हैं उसको देखें कि 5 मिनट। जैसे पहले वाले बोल रहे हैं वो ठीक, उन्होंने समय काटा। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में श्री नीलम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। मेरा सादा नमस्कार, मैं नीलम सिंह। मेरा आज का विषय है मानसिक संतोष एवं आनंद की अनुभूति के लिए भारतीय आध्यात्म की आवश्यकता। भारतीय आध्यात्म वर्तमान में देश विदेश में प्रसारित हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति आध्यात्म के प्रति बेहद आकर्षित है तथा भारतीय आध्यात्म को स्वीकार भी किया है। आध्यात्म शब्द को सामान्य शब्दों में आत्मज्ञान से जाना जाता है, जो स्वयं अर्थात आत्म का ज्ञान कराता है। बुद्धिजीवियों के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति ध्यान के द्वारा संभव है, जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। परंतु जनमानस ध्यान का अर्थ सांसारिक चीजों से विरक्त होकर शांत व स्वच्छ वातावरण में प्रकृति के सानिध्य में एक शारीरिक मुद्रा बनाकर सांसों पर ध्यान लगाने को मानते हैं, जो कि सत्य तो है परंतु उसका पूरा सार नहीं देता है। ध्यान में बैठना आध्यात्म को पाने का एक साधन मात्र है, पर आध्यात्म नहीं है। वास्तव में आध्यात्म हमें मानसिक संतोष प्रदान कर हमें स्वयं के प्रति जागरूक करना, हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है। आध्यात्म हमें बिना भेदभाव के एक बनाता है। जो मुझ में है वो तुम में है, और जो तुझ में है वही मुझ में है। यह पारलौकिक ज्ञान हमारी चेतना को जागृत कर हमें समभाव सद्भाव के साथ आध्यात्म की ओर ले जाता है। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अच्छी सुख सुविधाओं व अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ एक अच्छा जीवन जीने की होड़ में आगे निकलना चाहता है। आधुनिक होना अच्छी बात है, परंतु आधुनिकता के पीछे दौड़ना व्यक्ति को डर आशंकाओं से भर देता है। मोबाइल, लैपटॉप, सोशल साइट्स का अंधाधुंध प्रयोग उसे सुकून की नींद सोने नहीं देता। हर सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी वह जीवन में संतुष्टि महसूस नहीं कर पाता है। उसका मन व्यथित रहता है। मानसिक संतोष व आनंद की अनुभूति के लिए उसका मन भटकता रहता है। मानसिक संतोष का अनुभव तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति का मन स्थिर हो। चंचल मन तो एक अभिलाषा के पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा को पूर्ण करने के पीछे बेचैन हो जाए। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल होने पर यदि यह सोच लिया जाए कि जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसे विचार को यदि दिल से स्वीकार कर लिया जाए तो हम मानसिक संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आनंद प्राणायाम, ध्यान जैसी क्रियाओं की तरफ ले जाता है। वहाँ भी ध्यान जैसी आध्यात्मिक क्रिया को कोर्स की तरह सीख कर कुछ दिन में उसका अभ्यास करता है तथा समय ही नहीं का राग अलापता हुआ फिर उसी भागदौड़ में व्यस्त हो जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उसके शारीरिक व मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर पड़ता है तथा कई बार परिस्थितियों के दबाव में व्यक्ति निराशावादी व नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए कुछ कहना चाहूंगी कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आध्यात्म की जीवन तो क्षणभंगुर है, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, तब भी व्यक्ति कल की चिंता में आज के मानसिक संतोष व आनंद का अनुभव नहीं करता। खासकर स्वयं को समर्पित कर देना ही हमें आध्यात्म से जोड़ता है, चाहे उसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, शक्ति कहें या स्वयं में विद्यमान ऊर्जा। जीवन को सुखमय व आनंद बनाने के लिए तथा स्वयं से बात करने, स्वयं को समझने व समझाने के लिए आध्यात्म से जुड़ना आज की पीढ़ी की आवश्यकता बन गया है। व्यक्ति स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत है। उसकी अंतर यात्रा ही उसे आनंद की अनुभूति कराती है व मानसिक संतोष का एहसास कराती है।
आध्यात्मिकता को अपने जीवन से जोड़कर हम ध्यान की मदद से तनाव रहित रहकर संतुष्टिपूर्ण आनंदित उज्जवल भविष्य के संकल्प कर सकते हैं।